हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज अगला लेक्चर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इक्वलेंट वेट हम पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लेक्चर 12th है आज इसका। देखिएगा, लेक्चर 12th है ये। देखिए, अब मैंने आपसे कहा था कि base is a substance which can liberate OH negative और H पॉजिटिव जो गेन करेगी उसको भी हम बेस कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय इट्स वन मॉलिक्यूल इज आल्सो नोन एज बेस। ये मैंने आपको कहा था। मैंने आपको कहा था कि अगर NH3 लेंगे, उसको अगर HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो वहां से हमें पता है वहां से क्या बनेगा। वो बनेगा NH4 पॉजिटिव Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा। क्योंकि हमें पता है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक्ट करेगी बेस। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये जो है NH3, जो बेटा ये जो NH3 है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो ये HCl ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये प्रोटॉन किसके पास आएगा, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के साथ बनाएगा। तो क्या बनेगा NH4। क्योंकि इसके पास इसको नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो इसने अकॉर्डिंग टू ये जो है बेटा, इसको क्या कहेंगे, लिविस बेस इसने एक्ट की। क्योंकि इसने क्या किया बेटा, डोनेट किया इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है बेटा कि नहीं है। और जो एक्सेप्ट भी करता है प्रोटॉन को उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोनिस्टेड। उसको हम बेटा ब्रोनिस्टेड बेस कहते हैं जो प्रोटॉन को। तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब बेटा इसका ये क्या कहते हैं, इसको हम इक्वलेंट वेट इसका क्या आएगा बेटा, वो हमें पता है 14 + 3 × 1 वो आएगा 17। एन फैक्टर इसका 1 है तो इसका क्या आएगा बेटा 17। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर इस अमोनिया को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, वाटर के साथ, तो वहां से क्या बनेगा NH4OH। तो इसकी एसिडिटी क्या है बेटा, 1 है इसकी। क्योंकि ये कितने OH देगा, लिबरेट कितने करेगा, ये 1 करेगा। तो यहाँ पे इसका इक्वलेंट वेट किसके बराबर होता है, मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो इसमें आप मुझे बताइए मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या आ रहा है, अमोनिया का जिसका निकालना वो पता है, 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 है तो वो 17। इसका एन फैक्टर कितने यहाँ पे ये है इसकी एसिडिटी, तो ये है मोनोइस्टिक। ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इसका क्या आएगा 17 ग्राम पर मोल या 17 AMU या U। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना। देखिए, अब देखो बेटा, यहां तक तो ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा हमने ये भी कहा कि अगर मान के चलिए हमारे पास है H2SO4 और यहां से है बेटा MgOH होल ट्वाइस। ठीक है ना। क्या है, MgOH होल ट्वाइस है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो कितने आएंगे टोटल, वो आएंगे 2, वो कितने आएंगे 4। और ये देखिए चेक कीजिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन आ गए 4। तो कितने आ गए बेटा, इसका ये आ गया। ठीक है ना। तो मुझे बताइए इससे जितने वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं उससे भी एन फैक्टर पता चलता है। इसका एन वैल्यू 2 है। इससे भी पता चलेगा कितने OH इसने दे दिए। इसकी एसिडिटी क्या है बेटा, ये 2 है। तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर क्या आएगा बेटा 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपको इसका अब मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट देखना है तो किसके बराबर आएगा, वो आपको बेटा पता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर क्या है बेटा 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है। देखिए, अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल तो इसका मतलब मैंने आपसे ये भी कहा कि ये जो वैलेंसी होती है किसी की, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है,
चाहे सल्फर है, कोई भी एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती है। मगर अगर चेंज होता है वो होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। अगर जैसी रिएक्शन होगी उस हिसाब से बेटा क्या बनेगा ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान के चलिए FeO है, ठीक है ना, और यहाँ पे बेटा है Fe2O3, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये Fe2 पॉजिटिव में है क्योंकि 2 नेगेटिव, 2 ये 2 पॉजिटिव, ये है फेरस, ये क्या है बेटा फेरस, ये भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 है तो इसका मतलब जरूरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, और यहाँ पे 2 नेगेटिव, क्योंकि 3 पे कितना आएगा फिर टोटल 6 नेगेटिव, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना आएगा फिर 6 पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि ये बराबर है, तो 6 पॉजिटिव इस पे, तो ये किस में है बेटा फेरिक में है, ये किस में है फेरिक में है। बात समझ में आ रही कि ना। तो इसका मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट वेट देखना है किसका, आयरन का, किस में FeO में अगर देखना है बेटा, तो वो किसके बराबर आएगा, वो किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा बराबर मॉलिक्यूलर वेट कितना है 56 अपॉन इसका एन फैक्टर क्या है बेटा 2, इसका एन फैक्टर क्या है 2 है। तो मगर ये क्या है यहाँ पे फेरिक, इसका एन फैक्टर क्या है 3, तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, वो आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर क्या आ गया बेटा यहाँ पे 3। तो ये पता है जिस तरीके का कंपाउंड बन रहा है उस हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहा है, उसका एन फैक्टर भी चेंज होगा, हो जाएगा, और उसका इक्विवेलेंट वेट भी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो देखिए हम अब, मैंने आपको कहा कि अगर लिथियम हाइड्रोक्साइड है तो ये मोनोइस्टिक है, ये कितने देगा, ये Li पॉजिटिव और OH, यहाँ तक हम पहुंच गए थे, ठीक है ना बेटा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या देगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा, ठीक है ना। इसी तरह बेटा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये जो ब्रेक डाउन होगा ये क्या देगा Mg2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव, ठीक है ना। इसी तरह बेटा एल्युमिनियम है तो वो क्या बनेगा AlOH होल 3, ये क्या देगा Al3 पॉजिटिव और क्या आएगा 3 टाइम्स OH नेगेटिव। इसी तरह बहुत सारे हैं। तो इसमें अगर हमें पता है ये मोनो एसिडिक है, इसकी एसिडिटी क्या है बेटा, यहाँ पे एसिडिटी 1 है तो एन फैक्टर 1 है इसका, इसकी एसिडिटी क्या है 2 है, इसकी एसिडिटी क्या है बेटा 3 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसका इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है अपॉन एन फैक्टर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। अब देखिए अब इस तरह भी है, फॉर एग्जांपल बेटा अगर हमारे पास है मान के चलिए H2SO या H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड है, इसको बेटा मैंने मिलाया इसके साथ NaOH, क्या मिलाया NaOH मिलाया इसके साथ। जब NaOH मिल गया तो बेटा यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल, मैंने कहा उतना एन फैक्टर बनता है, तो वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा H2 तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा H2NaPO4, ये बन गया कि नहीं, क्योंकि ये क्या बन गया बेटा यहाँ से एक H निकला वो किसके साथ चला गया OH नेगेटिव के साथ, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन निकला ये OH नेगेटिव, तो क्या बनाया वाटर, यहाँ पे क्या बन गया H2 रह गया, और क्या आ गया यहाँ पे, क्योंकि जब ये प्रोटॉन फॉर्म में निकलेगा क्योंकि ये टूट जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है ना, और यहाँ से जब ये निकलेगा तो H पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन आएगा Na पॉजिटिव, ठीक है ना, ये बन गया ना। तो यहाँ पे इसका एन, अगर इसकी हमें इक्विवेलेंट वेट देखना है तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर, लेट M बी द मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, मगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने, उतना एन फैक्टर है, और दूसरा इसमें बेटा कितनी है, इसमें एक ही बेस है, क्योंकि यूटिलाइज कितने प्रोटॉन हो रहे हैं, इससे तो पता चलता है, हमें पता है फॉस्फोरिक एसिड क्या है, हमें पता है क्या है ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक का मतलब इसकी बेसिटी क्या है, ये कितने प्रोटॉन देता है 3 प्रोटॉन, मगर यहाँ पे कंडीशन वो थी क्योंकि लिमिटेड हमने NaOH दिया, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे एक ही OH नेगेटिव एक ही H पॉजिटिव यूटिलाइज हो गया क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल एक ही OH था, तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा बेटा यहाँ पे 1, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। मगर अगर हम यही इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अब इस तरह लूंगा H3PO4, यहाँ पे मैं 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड लूंगा, ठीक है ना बेटा, तो वहां से क्या बनेगा फिर, कितने वाटर मॉलिक्यूल, जितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे उतना एन फैक्टर है, और इससे भी हमें पता चलेगा यहाँ पे कितने यूटिलाइज हो गए, यहाँ पे ये H बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं, और कितने Na2PO4,
ठीक है कि नहीं है बेटा? ठीक है ना? ये बन गया ऐसे Na2HPO4 बन गया कि नहीं? ठीक है ना? तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने प्रोटॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो गए? दो हो गए, दो वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, तो एन फैक्टर क्या बन गया? ये तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन यहाँ पे एन फैक्टर क्या है बेटा? 2 है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये नीट में आ भी सकता है, वहां पे रिएक्शन होगी तो आपको ये नहीं, यही इस पे कंसंट्रेट नहीं करना है कि भाई ये ट्राई बेसिक है, ये 3 प्रोटॉन देता है तो इसका एन फैक्टर 3 है। वहां पे रिएक्शन के कंडीशंस भी देखने हैं, जरा रिएक्शन क्या कह रहे हैं। अगर एक ही NaOH तो यहाँ पे एक ही प्रोटॉन यूटिलाइज होगा, अगर 2 NaOH है तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन यूटिलाइज होंगे, 2 जब निकलेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है HPO4 अब 2 नेगेटिव चढ़ेंगे, ठीक है ना? सोडियम 2 जब ब्रेक डाउन हो जाएंगे, Na पॉजिटिव एक इसके पास एक इसके पास आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? अब अगर अब इस तरह होगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल अब यही होगा H3PO4 ही होगा, और यहाँ पे बेटा होगा 3 टाइम्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो एन फैक्टर वाटर मॉलिक्यूल से भी आपको पता चलेगा। और क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, क्या बनेगा? और यहाँ पे बनेगा बेटा, अब तीनों निकलेंगे तो Na3, ये क्या है बेटा? PO4, ठीक है ना? ये बन गया ना? तो मुझे बताइए इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा बेटा? अब यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल एन फैक्टर 3, और यहाँ पे 3 प्रोटॉन यूटिलाइज भी हो गए, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रोटॉन यूटिलाइज भी हो गए बेटा, तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा? M/3। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, सोडियम का 23 है इंटू 3, फास्फोरस का 31 है, ऑक्सीजन का 16 है, उसको ऐड कीजिए तो इक्विवेलेंट वेट ये निकला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इस तरह कोई देगा, फॉर एग्जांपल H3PO4, यहाँ से देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या ये देगा फॉर एग्जांपल बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे ये देगा, इस तरह की कंडीशन है, तो यहाँ पे कितने यूटिलाइज होंगे? 2 प्रोटॉन होंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा? Mg, हाँ शाबाश, MgH, और क्या आएगा? हाँ PO4, ठीक है ना? और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब आपसे कोई पूछेगा इसका एन फैक्टर, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे उतना एन फैक्टर भी है, और हमें इससे भी पता चल रहा है कि 2 ये क्या है? डाई एसिडिक है, तो इसमें कितना है ये कितनी OH नेगेटिव फर्निश कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं फर्निश, ठीक है ना? तो कितने प्रोटॉन यहाँ से निकले बेटा? 2 प्रोटॉन निकले, तो इसका एन फैक्टर, तो इसकी ये क्या है? एसिडिटी क्या है फिर? 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा? फिर इक्विवेलेंट वेट आएगा बराबर, लेट M बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ से बेटा ये क्या है? एन फैक्टर 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी वहां पे गिवन होगा, इस तरीके से आप कीजिए, कैसे इसका निकलेगा, ठीक है कि नहीं है? तो रिएक्शन कंडीशंस क्या है, उस हिसाब से आपका एन फैक्टर, ये वैलेंसी नहीं है जो कांस्टेंट रहेगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का 6 है, वैलेंस में 4 है, तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। मगर ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं during chemical reaction. If we have an excess amount of NaOH available, then what will happen to the reaction? All these 3 hydrogens are replaced. But as far as limited amount of NaOH are available, we know that what will happen if we have only 1 NaOH, then only 1 proton is eliminated. If we have 2 NaOH, then 2 protons are eliminated to form water. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? देखिए अब हमारे पास बेटा ये तो बेस थी, अब हमारे पास साल्ट है, साल्ट मान के चलिए। और अगर आपसे कोई कभी ये भी पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास N2 है, O2 है, या फास्फोरस P है, या इसलिए मुझे बीच में ही याद आया O2 है, आपको कोई कहेगा इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल के दे दो। मतलब आपको कोई कहेगा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, ठीक है बेटा कि नहीं है, या क्लोरीन गैस है, आप इसका मुझे बताओ इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा? ये हमेशा मुझे पहले बताओ, ये क्या है बेटा? डायटोमिक है। ये क्या है बेटा? ये डायटोमिक है। ये कौन सा गैस है? डायटोमिक। ये क्या है बेटा? ये टेट्राएटॉमिक है, टेट्राएटॉमिक है, ये याद रखिए। ये क्या है बेटा? ये ऑक्टाएटॉमिक है, ऑक्टाएटॉमिक है। ये क्या है बेटा? डायटोमिक है, ठीक है कि नहीं है? आपका ओजोन क्या है बेटा? ट्राइएटॉमिक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? है कि नहीं?
क्योंकि ये क्या है, डायटोमिक। तो आपको कोई कहेगा हाँ इसमें, इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग में एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब हो गया कितने इसमें पार्टिसिपेट हुए। एटॉमिसिटी इसकी क्या है बेटा, 2 है। अगर कार्बन खाली होगा इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी बेटा, 1। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर खाली एन होगा तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है, 1। मगर जब ये मॉलिक्यूल बनाता है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या आएगी बेटा, इसकी एटॉमिसिटी 2 आ गई। ठीक है ना। इसकी एटॉमिसिटी क्या आ गई बेटा, इसकी एटॉमिसिटी 4 आ गई, क्योंकि फास्फोरस एग्जिस्ट होता है P4। सल्फर किस में होता है बेटा, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये किस में हो गया, ये इसकी एटॉमिसिटी क्या है बेटा, इसकी एटॉमिसिटी 8 है। ओजोन है, इसकी एटॉमिसिटी क्या है बेटा, इसकी एटॉमिसिटी 3 है। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई इंडिविजुअल एलिमेंट होगा इस तरह, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेशियम, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो हमें पता है उनकी एटॉमिसिटी क्या है, 1, क्योंकि एक बार है। मगर अगर यही मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इनकी एटॉमिसिटी क्या बन गई बेटा, 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इस बात का ख्याल रखिए। ठीक है ना। कोई 3 है तो क्या बन गया, ट्राइएटॉमिक। कोई ये है P4 तो टेट्राएटॉमिक। कोई S8 है तो क्या बन गया बेटा, ऑक्टाएटॉमिक। या फॉर एग्जाम्पल C60 है। बात समझ में आई, देखिए बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। बकमिनिस्टर फ्लोरीन, जिसको बक्की बाल्स कहते हैं, जो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, एक और डायमंड ग्राफाइट के बाद। देखो बेटा ये तो समझ आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे बेटा, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल अब हमें देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है नाइट्रोजन, इसका कोई कहेगा इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो आप क्या कहोगे, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है बेटा, इसके बराबर होगा। तो आप मुझे बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है कि नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है बेटा, 3। हमें पता है क्योंकि नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 5। तो इसको कितने चाहिए ऑक्टेट के लिए, 3। तो मैंने वो ग्रुप वाइज भी बताया उस वक्त पीरियडों में, मैंने बताया जब हमने स्टार्ट किया यहाँ से मान के चलिए लिथियम था, फिर क्या आता है बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर आपको याद हो ये 0 वैलेंसी, इसकी 1 है, एक गेन करता है, ये 2, ये क्या बेटा 3, कार्बन 4, फिर लिथियम एक लूज करता है, ये 2, ये 3, ये मैंने आपको कहा था। ठीक है बेटा, इससे भी पता चलेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई, 3। तो इनटू एटॉमिसिटी, इनटू एटॉमिसिटी। बात समझ में आ रही। तो ये क्या था बेटा, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये क्या है बेटा, या मोलर मास, ये क्या है एन फैक्टर, और बेटा ये क्या है यहाँ पे एटॉमिसिटी। ये याद रखिएगा, आपको ये आएगा। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, इसका 14, एक का है, 2 का कितना आएगा 28, एन फैक्टर क्या है अब 3, और इसकी एटॉमिसिटी क्या है बेटा 2। तो ये क्या डायटोमिक है 14/3। ठीक है बेटा कि नहीं, वो क्या आएगा 4 पॉइंट कुछ, ये आएगा 3 4 12, यहाँ पे 2 आएगा, ये क्या आएगा 3 6 18, 4.6 कुछ आएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है, ग्राम पर मोल। बात ये भी आ गया समझ कि नहीं। अगर आपको कोई ऑक्सीजन देगा, आप अगर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है तो क्या करोगे, सीधा मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 2 इंटू वो क्या आएगा बेटा 32, 32 आएगा कि नहीं। अब इसके बाद बेटा क्या आएगा, अब आपको पता है एटॉमिसिटी इसकी 2 है, ये डायटोमिक है तो यहाँ पे 2 आएगा। और आपको कोई कहेगा इसका ये कितने गेन कर रहा है, यहाँ पे देखो 2। ठीक है ना। इसके नीचे भी क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, वो भी सेम है तो 2 करेगा। वो क्या आएगा बेटा 2 16 2 8। तो इसका क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट, ये। ठीक है बेटा कि नहीं, ग्राम पर मोल। ठीक है कि नहीं है। इसी तरह फॉर एग्जांपल है बेटा P4 फास्फोरस, तो इसका क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट, वो किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या है 31 4, वो क्या आएगा 124। इसकी एटॉमिसिटी क्या है बेटा 4, तो ये क्या है बेटा, इसकी एटॉमिसिटी 4 है। तो इसका एन फास्फोरस कहाँ पे है बेटा, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के बाद क्या है फास्फोरस, यहाँ पे क्या है सल्फर, यहाँ क्या है क्लोरीन, यहाँ पे क्या है नियॉन, आर्गन, क्योंकि ये ना लूज करते हैं ना ये गेन करते हैं। कार्बन के बाद सिलिकॉन, बोरान के बाद एल्युमिनियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, लिथियम के बाद सोडियम, है ना। बात समझ में आ रही है। तो फास्फोरस का भी क्या है बेटा 3, ठीक है ना। वो क्या आएगा 4 3 12 4 1, वो क्या आएगा 31/3, वो कितना आएगा बेटा 3 1 3, यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9 कुछ आएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है।
तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो नीचे भी जो है लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है अल्कली मेटल में, सोडियम भी वही 1 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैग्नीशियम भी 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एल्युमिनियम भी 3 पॉजिटिव, ये गेन करेगा कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। नाइट्रोजन क्या गेन करता है, तो फास्फोरस भी वही करेगा, ऑक्सीजन के बाद सल्फर है वो भी वही करेगा, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है वो भी Cl नेगेटिव बनेगा, नियॉन के बाद ये आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? तो ये था। अब अगर आपको कोई कहेगा फॉर एग्जांपल सल्फर है, तो आप क्या सीधा कहोगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे इसका बेटा? सीधा आपको पता है इसका क्या आएगा, सल्फर का 32 है मॉलिक्यूलर वेट इंटू 8, 8 2 16, 8 3 24, 256 आ गया बेटा। तो इसमें कितने ये है बेटा, ये क्या है, ये ऑक्टा एटॉमिक है, इसमें 8 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 आएगा। और बेटा इसमें एन फैक्टर क्या है कि ये किसके साथ, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 2। ठीक है ना बेटा? तो क्या आएगा यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 2 8 16, ठीक है ना बेटा? 2 4 8 2 6 12 2 4 8 4 1 4 4 6 24। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया बेटा 16। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? यहाँ पे हमने किया ये 128 आपको आ गया, ये ये सॉरी 256 आ गया। तो यहाँ पे बेटा क्या है, ये एटॉम 8 टाइम्स है ये। यहाँ पे बेटा क्या है, वैलेंसी ये है, तो ये क्या आएगा बेटा 8 3, इस तरह भी कर सकते हैं, 8 3 24, 8 2 16, ठीक है ना, 2 1 और 2 16। तो ये क्या आ गया 16 ग्राम पर मोल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरह बेटा अब आपको आएगा क्लोरीन होगा, तो इसमें भी या फ्लोरीन होगा या वट कोई भी होगा, तो आप क्या करोगे सीधा इसमें बेटा, इसका वेट क्या आएगा 35.5, एक का है, दो का कितना है 71, क्या है एटॉमिसिटी 2 है, डायटोमिक है। तो यहाँ पे बेटा ये कितने गेन करता है 1, तो इसका क्या आएगा 71/2, वो कितना आएगा बेटा 35.5। बात समझिए, इसका इक्विवेलेंट वेट निकला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? तो ये तो थे ये, ठीक है कि नहीं है? देखिए बेटा, अब आ रहे हैं बेटा साल्ट्स। सिंपल साल्ट है ये NaCl, ठीक है ना बेटा? सिंपल साल्ट NaCl है, मान के चलिए। अब इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl वो किसके बराबर आएगा बेटा? हमें देखना है यहाँ पे चार्जेस। अब इसमें क्या हम देखते हैं, चार्ज क्या है, चार्ज ऑन कैटायन क्या होता है बेटा, चार्ज ऑन कैटायन होता है हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। चार्ज ऑन एनायन क्या होता है बेटा, चार्ज ऑन एनायन होता है माइनस, नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो साल्ट में क्या, साल्ट बहुत सारे हैं, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है बेटा कि नहीं है ना? बहुत सारे साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना बेटा? तो बहुत सारे हम बना सकते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस, K2SO4, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो बहुत सारे साल्ट्स बनाएंगे। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर निकलेगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट्स क्या निकलता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट्स क्या निकलता है बेटा, वो निकलता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट, और क्या निकलेगा चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। क्योंकि चार्ज तो इसमें फर्क पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब वो है, मगर जो नंबर है वो क्या रहेगा कांस्टेंट। तो इसका क्या आएगा बेटा 35.5 क्लोरीन का है, 23 इसका है, तो कितना आएगा वो बेटा, वो आएगा 23, वो क्या आएगा 585, वो क्या आएगा बेटा 58.5। तो चार्ज क्या है कैटायन पे, एक। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? आप तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपको NaCl का देखना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम प्लस इक्विवेलेंट, ये सॉरी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, ये है किसके बराबर आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या आएगा क्लोरीन। तो अपान क्या आएगा इसमें बेटा, इसमें क्या है चार्ज 1, इसमें भी क्या है बेटा 1, ठीक है बेटा कि नहीं है? वो कितना आएगा, इसका कितना है बेटा सोडियम का 23 है, अपान 1 प्लस इसका क्या है बेटा 35.5 अपान 1, वो क्या आएगा 1, वो क्या आएगा बेटा प्लस 35.5, वो आएगा ये बराबर बनता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब जो NaCl है, तो इसमें हम क्या करते हैं यूजुअली, हम अगर हमें इक्वलेंट वेट इसका देखना है, अगर हमें क्या देखना है, इक्वलेंट वेट ऑफ किसका, NaCl का, तो हम क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट अपॉन चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, ठीक है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट अभी निकाला 35.5 और 23, वो कितना आएगा 585 58.5, ठीक है ना। तो इस पे कौन सा चार्ज है बेटा, ये या ये लीजिए कैटायन का चार्ज लीजिए, एनायन का, एक ही बात है। तो वो इसका एन फैक्टर क्या आ गया बेटा, फिर साल्ट में जो इस पे चार्ज है, तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा बेटा 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर हमारे पास मान के चलिए CaCl2 होगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है? तो इसमें हमें बताना है, पहले अगर इसको तोड़ेंगे ये क्या देगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और क्या आएगा Cl नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन 2 जो है उनके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो ही ये कैल्शियम टूटता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन जाता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसको स्टेबिलिटी आती है, तो इसको नेगेटिव, और इससे ऑक्सीडेशन होती है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब आपको कोई कहेगा इक्विवेलेंट वेट बताओ कैल्शियम क्लोराइड का, मतलब ये साल्ट है इसका बताओ आप, तो आप क्या करोगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको आप पता है, कैल्शियम का 40 है, उसका कितना आएगा 35.5 इंटू 71, वो कितना आएगा 111, तो 111 बेटा आ गया। मगर अब चार्ज क्या होता है इस पे, दो पॉजिटिव, ठीक है ना, दो पॉजिटिव, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, दो पॉजिटिव यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, चाहे आप कैटायन का ले लो, एनायन का, एक इसका प्लस है इसका माइनस है, मगर हमें क्या लेना है, नंबर लेना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो इसका क्या आएगा बेटा, ये कितना आएगा 2510, 2510, ये आएगा इतना, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका इक्वलेंट इस साल्ट का भी निकला, ठीक है ना। अब आपको कोई कहेगा फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है इस साल्ट का, तो क्या करोगे आप, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर निकलेगा, अब आपको पता है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट या मोलर मास ऑफ साल्ट अपॉन चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, ठीक है बेटा कि नहीं है, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। तो हमारा एलिमेंट भी आ गए हमारे बेटा, ये क्या कहते हैं, एलिमेंट भी आ गए। मैंने आपको फिर मतलब ये जो है अगर कैटायन होगा एनायन होगा उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, फिर एसिडिक बताया, फिर बेसिक बताया, अब साल्ट कर रहे हैं। तो अब मॉलिक्यूलर वेट साल्ट मैग्नीशियम का 24 है, इसका 2 इंटू 35.5 वो 71 और 24 आएगा 595, 95 अपॉन चार्ज क्या है इस पे, जब ये टूटता है तो ये क्या देता है Mg2 पॉजिटिव और क्या आएगा 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, तो इसका दो नेगेटिव है, इसका क्या है बेटा दो पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा एन फैक्टर इसका क्या आएगा साल्ट में दो, तो इसका क्या आएगा बेटा 248 27 14 25 10, तो इसका क्या आएगा बेटा, ये आएगा ग्राम पर मोल, ठीक है ना बेटा। तो ये इसका साल्ट आ गया, साल्ट का आ गया। अगर आपके पास बेटा है अब एल्युमिनियम क्लोराइड, अगर एल्युमिनियम क्लोराइड है तो इसमें क्या आएगा बेटा, सीधी सी बात है, इसका भी इक्विवेलेंट वेट AlCl3 का क्या आएगा, फिर AlCl3 का वो क्या आएगा मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट अपॉन चार्ज ऑन, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या निकलेगा इसका, आप ये क्या निकालेंगे इसका, एल्युमिनियम का कितना है बेटा 27 है, क्लोरीन अब कितने आ गए, तीन आ गए, तो कितना आएगा, वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 106, 106 प्लस 27 कितना आएगा, वो आएगा 5 6 6 12 13, तीन, ये कितना आएगा 133, 133.5 अपॉन इस पे क्या चार्ज है, जब ये तोड़ेंगे हम ये क्या देगा, ये टूटेगा Al3 पॉजिटिव और 3 टाइम्स Cl नेगेटिव, तो क्या चार्ज है, या ये लीजिए एल्युमिनियम, ये क्या बन गया बेटा 3 अपॉन 3, ये इसका निकला बेटा इसका, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इसका होगा फॉर एग्जाम्पल K2SO4 कोई कहेगा आपको, तो इसमें क्या सीधी सी बात है, आपको कोई कहेगा इसका क्या निकलेगा, आप क्या कहोगे इक्विवेलेंट वेट, या इसका बताएगा कोई Na2
CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका कोई बताएगा आपको, तो क्या करोगे आप इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। अब ये जब टूटेगा ये क्या देगा, 2 टाइम्स, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो क्या बनेगा सल्फेट, ये क्या बनेगा पोटेशियम। अब चार्ज क्या है, या ये ले लो ये ले लो, एक ही बात है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया K2 पोटेशियम सल्फेट का, ठीक है ना। अब इसी तरह सोडियम कार्बोनेट, अब इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3, तो इसका क्या कहेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर, लेट m बी द मॉलिक्यूलर वेट। ये भी टूटेगा, ये क्या देगा 2 टाइम्स NO पॉजिटिव, और क्या बनेगा कार्बोनेट आयन CO3। तो कितने पॉजिटिव आ गए बेटा, 2। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव, एक ही, तो ये बेटा आ गया आपका इसका, ठीक है बेटा कि नहीं। अगर ये होगा बेटा Al2SO4 होल थ्राइस, अगर ऐसा आएगा, अब क्या करोगे इसके लिए, अगर इसको तोड़ोगे ये क्या आएगा, 2 टाइम्स Al3 पॉजिटिव, ये क्या आएगा, ये 3 बार है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब देखिए इसमें, अब ये आ रहा है यहाँ पे, तो कितने आ गए, कितने इसने लूज किए यहाँ से, इसने बेटा कितने लूज किए, कितने लूज किए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए, गेन किए। तो इसका क्या आएगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, तो क्या आएगा बेटा इसका, वो आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपान चार्ज, कितने आ गए बेटा 326, 32 क्या आ गया बेटा 6, तो अपान क्या आएगा 6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये निकला हमारा ये, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या है साल्ट, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पे मान के चलिए फॉस्फेट है, ठीक है कि नहीं है, H3PO4 है। तो आपको कोई कहेगा इन रेडिकलों का इक्विवेलेंट वेट बताइए, रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो आप क्या करोगे सीधा बेटा, इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है आपको, SO4 का। तो वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेडिकल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेडिकल, ठीक है ना, अपान क्या है बेटा चार्ज, अपान क्या है बेटा चार्ज। तो एन फैक्टर क्या आएगा इसका, आप देख लीजिए क्या आएगा 32, ये क्या आएगा बेटा 4 16, वो कितना आएगा 64, वो क्या आएगा 6, वो क्या आएगा 96, 32 ये आएगा 64, वो आएगा 96, और 96 इस पे चार्ज कितना है 2, तो वो क्या आएगा 2428। इसी तरह आप निकाल सकते हो रेडिकलों का भी इक्विवेलेंट वेट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। देखिए अब इसमें जो लास्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, जो हमने अब तक पढ़ा, कि जो हमने रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़े, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा ये कि एक को बेटा क्या होती थी, एक को ऑक्सीडेशन होती थी, एक को इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन होता था, दूसरे को क्या होता था, एक को इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता था, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरे को बेटा क्या होता था, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको हम बेटा क्या कहते थे, रिडक्शन, ये आपको पता है। इसको बेटा क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा बहुत ये पढ़ना है, इसमें थोड़ा बहुत लगेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री उठाऊं, मगर इससे पहले मैं इसका एक बड़ा लेक्चर बनाने जा रहा हूँ, चाहे 1-2 लेक्चर्स और बनाने पड़े इसमें, क्योंकि ये पूरी तरह सीखना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको नीट में भी आते हैं इसमें ज्यादातर। देखिए अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे जब भी इंक्रीज किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, तो वहां से क्या बनता है अमोनिया, बैलेंस करेंगे 2 टाइम्स 6, ये 3 टाइम्स आएगा, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप देखेंगे बेटा, इसमें अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चाहे मॉलिक्यूल हो एलिमेंट हो, ये आपको पता है 2x0, ये आए भी क्वेश्चन है नीट में, 0 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा इसका क्या आ रहा है, फिर इसका पता है NH3 दैट N, तो क्या आएगा बेटा x+3 क्या आएगा, 1 होता है हाइड्रोजन का यूजुअली, x क्या आएगा -3, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कि ये 0 जो है
ये जीरो जो है ये कहाँ पहुंच गया, -3 में चला गया कि नहीं, ये कहाँ चला गया, -3 में चला गया। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये है +3, ये पता है क्योंकि एक पे क्या है बेटा +1, 3 पे क्या होगा +3 होगा। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या था जीरो, तो ये जीरो से कहाँ चला गया +1 में, तो ये क्या है बेटा ऑक्सीडेशन। मगर ये जीरो से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको क्या कहेंगे बेटा रिडक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जरा यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये जीरो से कहाँ चला गया 3 में। अगर हम इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो आप मुझे बताओ ये 0 से 3 इसमें कितना डाउन चला गया, कितने कितने डाउन चले गए। मैंने आपको बताया 0 के बाद क्या आता है -1, फिर -2, -3, या सीधा करेंगे -3 -0, वो क्या आएगा, वो 3 आएगा। चेंज इसमें 3 है। मगर यहाँ पे कितने हैं बेटा, ये 2 है, एक के लिए 3 था, 2 के लिए कितने आएंगे बेटा 6, ये मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पे मुझे आप बताएं, अगर आपसे कोई अब पूछेगा इक्विवेलेंट वेट, आप मुझे बताओ नाइट्रोजन का क्या आएगा, वो क्या आएगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इसका बेटा क्या आ गया, अब एन फैक्टर क्या आ गया इसका, ये मैं और भी अच्छे से समझाऊंगा, मगर यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें हम क्या करते हैं, एन फैक्टर क्या लेते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हो गया। तो यहाँ पे कितना चेंज हो गया है 3, मगर 2 पे कितने, 1 पे 3 हो गया, 2 पे क्या आ गया, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या इसको कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, वो भी हम एन फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा अपॉन 6। मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या है 14 इंटू 2, वो क्या आएगा 28 अपॉन, ये क्या आएगा 6 4 24, ये क्या आएगा 6 6 36 कुछ आएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि ये है 28, ये 4 4 6 24, ये क्या आएगा 4, ये सॉरी 6 4 6 4 24, ये आएगा बेटा 4, और यहाँ पे ये। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। ये आएगा 6 हाँ 4.6 आएगा 4.6। ठीक। तो यहाँ पे आपको ये बात, क्योंकि इसमें ये मैंने आपको टेंटेटिव कहा कि क्या होगा होता है इसमें। अब देखिए बेटा, इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजों का पूरी तरह समझना है। इसमें हमें देखना है कि आपने बहुत बार पढ़ा ये कि जिंक आपने लिया, फिर आपने कॉपर लिया CO2 पॉजिटिव, मान के चलिए सॉलिड था, फिर आपने देखा कि वहां से क्या बनता था Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बनता था कॉपर सॉलिड। ठीक है ना। इसमें आप कहते थे कि जिंक जो है, जिंक जो बेटा है वो जिंक कहाँ से चला गया, वो जिंक से Zn2 पॉजिटिव चला गया। ये क्या है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है ऑक्स। अब ये भी आपने कहा कि अगर ये कॉपर 2 पॉजिटिव से कहाँ चला गया, तो ये क्या है बेटा रिडक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहेंगे बेटा रिडक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो जिसको मैंने कहा इसको क्या होता है बेटा, मैंने आपको कहा रॉय, आप याद रखो जब मैंने पढ़ाया, ठीक है ना बेटा। अब मुझे आप बताओ यहाँ पे इसको क्या हो गई बेटा ऑक्सीडेशन, तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं बेटा, फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको क्या कहते हैं बेटा, जिसको ऑक्सीडेशन होती है वो क्या एक्ट करता है, वो एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा कि नहीं है। और जिसको बेटा इसको क्या हो गई रिडक्शन हो गई इसको, तो ये क्या एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या एक्ट करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, ये वो सबस्टेंस है, सबस्टेंस सबस्टेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, जो गेन इलेक्ट्रॉन करता है उसको क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो सबस्टेंस लूज करता है इलेक्ट्रॉन, सबस्टेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या कहते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। उसको बेटा क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, या उसको एक और नाम देंगे रिडक्टेंट। उसको क्या नाम देंगे रिडक्टेंट। और जो गेन करेगा उसको क्या कहेंगे ऑक्सीडेंट, उसको क्या कहेंगे बेटा ऑक्सीडेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, जिंक जो था, जिंक ने कॉपर के साथ क्या किया, तो ये क्या बन गया Zn, ये बन गया Zn2 पॉजिटिव, और क्या बन गया कॉपर। ठीक है बेटा कि नहीं,
ये भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों ये गेन करता है, क्यों ये नहीं, तो वो उसी में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। ठीक है ना बेटा। अब ये मैंने कहा आपको, इसको क्या हो गई बेटा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये जीरो में था। ठीक है ना, ये जीरो से प्लस में, तो ऑक्स भी कहा, ये इसमें किसमें चला गया, डिक्रीज, ये क्या है, रिडक्शन। तो इसको क्या कहते हैं, जिसको बेटा क्या होती है रिडक्शन, वो क्या एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो बेटा क्या करता है, जो यहाँ से जिसको ऑक्सीडेशन होती है, वो क्या एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको याद रखना है रॉय, रॉय आप हमेशा याद रखिए। तो जिसको ऑक्सीडेशन होती है वो क्या करता है, एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखिए इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब है, अब हमने अब तक पढ़े बहुत सारे, ये जो है इसमें हमने देखे कि मतलब क्या कहते हैं इसको हम, इक्विवेलेंट वेट्स, एसिड, बेसिस, एलिमेंट्स, आयंस, साल्ट्स। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे ये है कि अब हमें सीखना है जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है कि नहीं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उनमें कैसे निकाला जाए इक्विवेलेंट वेट। अब उसके लिए थोड़ा बहुत बेटा अगर इस तरह हम समझेंगे, मैंने आपको पहले इक्विवेलेंट वेट मैंने कहा कि इक्विवेलेंट वेट जो है, मैंने कहा ये कि जब भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड क्या कंबाइन हो जाएगा या डिस्प्लेस करेगा किसको, 1 ग्राम हाइड्रोजन, मैंने कहा ये 1 ग्राम हाइड्रोजन। फिर मैंने कहा या सेकंड बेटा 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन कहा। तीसरा मैंने कहा बेटा 35.5 ग्राम क्लोरीन, 35.5 ग्राम क्लोरीन। ठीक है ना बेटा। क्योंकि अभी इसमें बहुत आएगी, जो KMnO4 है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना बेटा। तो ये चीजें अभी चलेगी, और इसके साथ साथ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्यों बहुत सारे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग, कुछ वीक होते हैं, कुछ बोथ एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्यों, ऐसा क्यों है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे बेटा ये है कि हमने ये किया यहाँ पे, हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए क्योंकि हमें याद रखना है बहुत चीजें, तो अब मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा HCl है। HCl अगर टूटेगा, HCl जो ही टूटेगा बेटा, ये क्या देगा, H पॉजिटिव। ठीक, एक H पॉजिटिव, ठीक कि नहीं। अगर मेरे पास H2SO4 है बेटा, इसको अगर तोड़ेंगे ये क्या देगा, 2H पॉजिटिव। अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड दूंगा H3PO4, इसमें भी आपको कल मैंने वो कहा प्रीवियस लेक्चर में, फॉस्फोरिक एसिड क्यों, पायरोफॉस्फोरिक एसिड देखा आपने, पायरो ये पायरोफॉस्फोरस एसिड देखा आपने, यानी H4P2O7 देखा, H4P2O6, H4P2O5 देखा आपने, आपने H3PO4 के बारे में देखा, मतलब ये क्या है, मोनो बेसिक है या इसी ये ट्राई बेसिक है। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO2 वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे कितना दे रहा है बेटा, 3 3 यहाँ पे बेटा ये, ठीक है ना। अब देखेंगे इस पे अगर कोई प्रोटॉन है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा बेटा 1 ग्राम, यहाँ पे अगर हम इस तरह थोड़ा सोचेंगे इस पे, अगर यहाँ पे ये बेटा 1H पॉजिटिव है, ये याद रखिएगा। H पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो हाइड्रोजन बनाए, यानी हाफ टाइम्स हाइड्रोजन हम लिख सकते हैं, इसका आधा तो हाफ है। ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो बेटा ये याद रखो, अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, ये याद रखिए, अगर मेरे पास A एलिमेंट है और मैंने बेटा रखा दूसरा एलिमेंट, मैंने रखा B, अगर मेरे पास एलिमेंट एक है
उसने इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए यहाँ पे मैं इस तरह समझाऊंगा समझने के लिए, ये कोई लॉजिक इसमें नहीं है, समझने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन इसने, अब मैं हाइड्रोजन का कंसेप्ट साइड में रखूंगा क्योंकि हमें पढ़ना है अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स, उसमें किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक, उसमें तो ठीक है, चलो प्रोटॉन कितने छोड़े, कितना बेसिक कैरेक्टर है, कितना साल्ट है, कितना चार्ज आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं। अब जो हमें जो लास्ट इसका है रेडॉक्स रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से इक्विवेलेंट वेट निकालना, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो, न्यूट्रल मीडियम हो, कहीं पर भी। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आप थोड़ा समझिए, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मुझे कोई कहता है इक्विवेलेंट वेट निकालो, यहाँ पे आप समझो इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो मैं कह रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट। मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूँ, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 1। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब बी है, इसने बेटा कितने इलेक्ट्रॉन किए, 2 इलेक्ट्रॉन, मगर इक्विवेलेंट वेट आप याद रखिए ये किसके लिए है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, वो मास जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड हो जाएगा वो बेटा क्या है, इक्विवेलेंट वेट। आप यहाँ याद रखिए, जब एक वो मास जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड हो जाएगा कहीं पर भी, वो क्या है, उसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। मगर यहाँ कहाँ पे इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है, कहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, ये हमेशा याद रखिए, जहां पे एन फैक्टर बेटा आता है 1 के बराबर, एन फैक्टर किसके बराबर आता है, 1 के बराबर, वहां पे इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर व्हाट, HCl, इसका इक्विवेलेंट वेट भी वही है, मॉलिक्यूलर वेट भी वही है। NaCl, इसका इक्विवेलेंट वेट भी वही है, मॉलिक्यूलर वेट। NaOH, इसका इक्विवेलेंट वेट भी वही है, मॉलिक्यूलर वेट। मगर जो ही हमने बी लिया, बी ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन, मगर मैं क्या कह रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास किसके लिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट किसका, बी का, जिस तरह ए का, मगर यहाँ पे कितने आ गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बात समझ में आ रही कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर मास सपोज फॉर एग्जांपल इसमें था 4 ग्राम मास, तो वो 4 ग्राम यूटिलाइज हो गया एक, तो ये इसका इक्विवेलेंट मास है। मगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक के लिए बेटा कितना मास खर्च हो रहा है, एक के लिए फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, इसका मास टोटल मॉलिक्यूलर वेट 10 है, ये 10 है, ये समझिए आप, ये 10 है, इसमें एक के लिए कितना, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कह रहा हूँ इक्विवेलेंट मास है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, मगर यहाँ पे कितने हैं बेटा, 10, ठीक है कि नहीं है, तो इक्विवेलेंट मास कब हो जाएगा, एक के लिए कितना होगा, फिर इसको क्या करना है, डिवाइड, क्योंकि 5 ही होना चाहिए, वो कितना आएगा बेटा, फिर वो आएगा ना 10 का हाफ, वो आएगा 5। बात समझ में आ रही कि नहीं, यहाँ पे एक और, अगर सी है, सी ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए ये बना रहा है, ये इस तरह सिंपल, मैंने एक C3, अब समझिए, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल इसका वजन है 15 ग्राम, हमने निकाला है इसका वजन 15 ग्राम है। हम इक्विवेलेंट मास कब देखते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, कितना मास यूटिलाइज हो गया जब एक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गया, कितना मास यूटिलाइज हो गया जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो उसको बेटा क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट इसका क्या निकलेगा फिर बेटा, कार्बन, मगर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा है, 3, मगर एक के लिए कितना, अगर 5 है, 5 ये 15 है, ठीक है बेटा कि नहीं है, मगर एक के लिए कितना यूटिलाइज होगा, अपॉन 3, वो कितना होगा, 5, तो 5/3 वही बेटा क्या होगा, 15/3 वही क्या होगा बेटा, वही 5 होगा, 5 यूटिलाइज होगा। फिर से मैं समझाऊंगा, यहाँ पे इसको नोट कीजिएगा, इसको बेटा नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से समझाऊंगा। अगर मेरे पास ए एलिमेंट है, अगर मैं कह रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ the mass required, the the mass of substance, the mass of substance required for gaining of one electron only, ये समझने के लिए बेटा, ये उसमें लॉ, तो उसको बेटा क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास, उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास। अब मुझे आप यहाँ पे बताइए, अगर इक्विवेलेंट मास वो है एक के लिए फॉर एग्जांपल, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा,
इक्विवेलेंट वेट निकलता है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन, यानी एन फैक्टर, ठीक है ना। वो कितना आएगा, फॉर एग्जांपल एम हमने मतलब इसका मास मान के चलिए, अब मैं रखूंगा मान के इसका 5 ग्राम है, 5 निकला इसका, तो वो क्या आएगा बेटा 5/1, तो ये क्या निकला 5, ठीक है बेटा कि नहीं। अब मैं इसकी जगह पे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही ए है, अब यही ए है, मगर यहाँ पे कितने आ रहे हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, मास भी वही है 5, मगर हम क्या कह रहे हैं इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इसको थोड़ा इस पॉइंट को नोट कीजिए, एन फैक्टर। हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को कितना मास है, वो इक्विवेलेंट मास है, ठीक है ना, मगर यहाँ पे 5 है, टोटल 5 है, ठीक है कि नहीं है, मगर इक्विवेलेंट मास में ये 2 के लिए 5 है, ठीक है ना। अब एक के लिए कितना फिर यूटिलाइज होगा, डाई 2.5, तो इसका मतलब वो आएगा 5/2, वो कितना आएगा बेटा 2.5, ठीक है कि नहीं। अगर मैं यही ए रखूंगा, ठीक है बेटा कि नहीं, यही 5 है, तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ यहाँ कुछ बन गया A3 नेगेटिव, यहाँ 2 नेगेटिव सपोज बन गया, यहाँ A नेगेटिव बन गया। मुझे मुझे आप बताइए जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना मास यूटिलाइज होगा, मगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास यूटिलाइज होगा वही क्या है, इसका इक्विवेलेंट मास, मगर यहाँ पे बेटा क्या है 3 है, तो इसको इस मॉलिक्यूलर वेट को क्या करना है अपॉन 3, वो क्या आएगा बेटा 313, और यहाँ पे क्या आएगा 3 6 18, ठीक है बेटा कि नहीं है 1.66, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा बेटा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है ना, वो कितना आएगा फिर, वो आएगा 6, ये जो 5 है अपॉन 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इस जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, जो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस है, उनमें ये जरूरी सीखना है। जब आपको ये समझ आएगा फिर इसके लिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप ये क्रैक कर पाओगे आराम से, इसमें कोई इश्यू नहीं है। फिर से थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे समझाऊंगा। मान के चलिए अब मैंने बी रखा, अब आप ही कहिए, अब मैंने मान के चलिए ये रखा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 20 है, 20 है, मान के चलिए यहाँ पे बेटा है, अब मान एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक, और यही बी मैंने रखा, यहाँ पे मैंने रखा यही इसका मॉलिक्यूलर वेट बी, ये है 20 है, मगर यहाँ पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये, तो मुझे आप बताइए जब एक इलेक्ट्रॉन को जितना जितना द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस या द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर गेनिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इक्विवेलेंट मास, इसका क्या है वही इक्विवेलेंट मास। तो इसका इक्विवेलेंट मास किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास किसके, मॉलिक्यूलर वेट, वो सपोज एम एम नहीं, अब हमने वो 20 रखा, 20 है, ठीक है ना, इसका एन फैक्टर क्या है 1 है, ठीक है ना, तो 1 है, तो इसमें इसका इक्विवेलेंट मास क्या आएगा, वही मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। मगर अब इसमें पंगा है, या पहले आप इस तरह देखिए, अब यही बी है, यही 20 है, मगर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, दो दो, ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या मानते हैं इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मगर यहाँ पे कितना मास है बेटा 20, ठीक है कि नहीं है, मगर ये 2 के लिए 20 है, एक के लिए कितना होगा फिर 10, तो वो रखेंगे 20/2, वो कितना आएगा इसका इक्विवेलेंट मास 10। बात समझ में आ रही कि ना। अब यहाँ पे बेटा क्या है, एक के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना मास हमें जरूरत है, यहाँ पे 20 है, तो इसके कितने हिस्से करेंगे, इसके हम 3 हिस्से करेंगे, वो क्या आएगा 3 6 18 3 6, वो कुछ आएगा, वो क्या आएगा बेटा 20/3, एन फैक्टर क्या आएगा बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। अभी ये चलेगा, इसके बीच में ही थोड़ा बहुत मैं आपको ये एक एग्जांपल बताऊंगा, अभी ये बहुत चलेगा, अभी इसमें एसिडिक बेसिक मीडियम पे दिखाने हैं, एग्जांपल्स बहुत सारी करानी है, हो सकता है मैं 1-2 लेक्चर बड़े बनाऊं उसके 1-2 घंटे के, तो उसमें मैं ये मेंशन सारे करूंगा। अब देखो इसके बाद, अगर यहां तक तो ठीक है, ये समझ आया आपको, तो इसी तरह बेटा, अब इसी तरह फॉर एग्जांपल H2SO4 है, H2SO4 है, जब H2SO4 कितने प्रोटॉन छोड़ेगा, एक, कितने प्रोटॉन छोड़ेगा बेटा 2। अब इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्रोटॉन को क्या चाहिए, प्यासे को क्या चाहिए पानी, ठीक है बेटा, प्रोटॉन को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताइए आप यहाँ पे बेटा, अगर यहाँ पे मान के चलिए इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, यही कुछ होता है कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मुझे आप बताइए ये कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिखाएंगे इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आता है? मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 98 है। तो इक्विवेलेंट वेट, अब यहाँ पे बेटा क्या है इसका वेट, ए और बी कंसिडर कीजिए जो मैंने कहा 98 एक इलेक्ट्रॉन के लिए, वो मतलब एक जितना मास रिक्वायर है किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास। मगर यहाँ पे बेटा कितने हैं, 2 प्रोटॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास इसका क्या आएगा, हाफ, क्योंकि एक पे ही है जो मैंने कहा, तो क्या आएगा 2, वो क्या आएगा बेटा 49। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इस तरह होगा H3PO4, फिर से समझिए, ये कितने प्रोटॉन छोड़ेगा, 3, H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक। लेट इसका मास बेटा है m, टोटल मास। तो मुझे बताइए कौन सा मास वो है इक्विवेलेंट मास जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है ना। मगर अगर यहाँ पे 3 है तो इसको क्या करेंगे, 3 हिस्से, तो इसका इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी ये चलेगा थोड़ा बहुत, मैं अब अभी ये और सिखाना है, तब तक ये मैं एग्जांपल्स नहीं उठा सकता हूँ जब तक ये पूरा समझ आए, क्योंकि इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आप दिखाएंगे। चाहे अब ऑक्सीजन है इसके बाद, ठीक है ना, क्लोरीन है, ठीक है ना, उसको किस टर्म, इन टर्म्स ऑफ यही नेगेटिव चार्ज, इसको ऑक्सीजन को इस इन टर्म्स ऑफ O2 है, इसको भी बेटा किस टर्म में, इसी इलेक्ट्रॉन फॉर्म में ही हम इसको देखेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में हम देखते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस चेंज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहीं पे ऐड होते हैं ऑक्सीडेशन, कहीं पे रिडक्शन होती है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट, वो अब अगले लेक्चर में ये चलेगा। थोड़ा बहुत बेटा एक रिएक्शन मुझे याद आई अब है, फॉर एग्जाम्पल HCHO, HCHO, ये इन बेसिक मीडियम में, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है जिसको कहते हैं कैनाज़ारोस रिएक्शन। कैनाज़ारो रिएक्शन इज शोन बाय दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच लैक अल्फा हाइड्रोजन। ये ठीक है बेटा कि नहीं है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन लैक करते हैं, या इसमें बेंजोल्डिहाइड भी आएगा, ठीक है ना। अब छोड़ो इसको, जब इसको ये आपस में बनाते हैं, या तो एसिटिक एसिड बनाता है एसिटेट आयन, और दूसरा बनता है बेटा मिथनॉल, मिथनॉल। अब इसमें अगर हम देखेंगे, चेक करेंगे बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर H2CO, ये आएगा बेटा 2, कार्बन का निकालेंगे लेट X-2, वो क्या आएगा, वो आएगा 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर इसका है। तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी है, सेम बात है। यही 0, यही इसको बेटा कहते हैं मिथनॉल, इसको क्या कहते हैं, मिथनॉल, या इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, इसको फॉर्म, बहुत सारे और एग्जाम्पल्स दिखानी है इसमें, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये 0 से कहाँ चला गया बेटा, अब इसका देखेंगे क्या आएगा, H का 1 है, कार्बन का निकालेंगे, ये 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे -1 है, 1 प्लस, ये आएगा -4 -1, ये क्या आएगा बेटा -3 प्लस x -1, ये क्या आएगा बेटा -3 प्लस x प्लस 1, ये क्या आएगा बेटा -3 वो क्या आएगा -2 प्लस x, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा +2, यहाँ पे इसका क्या आ गया +2, ठीक है ना। अब ये जो मिथाइल अल्कोहल है, ये क्या था, ये क्या है बेटा, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, इसको फॉर्मेट आयन कहेंगे, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब ये मिथाइल अल्कोहल या मिथनॉल है, इसका कार्बन का क्या निकलेगा, x, कितने हाइड्रोजन है, एक, कितना ऑक्सीजन है, एक है, तो प्लस माइनस ये आएगा x 4 -2 0, ये क्या आएगा बेटा x प्लस ये 2, x क्या आएगा -2। तो यहाँ पे इस कार्बन का क्या आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसका माइनस आ गया। यही कार्बन किस में चला गया, +2 में। इसी कार्बन में ये 2 मॉलिक्यूल्स है, इस तरह है बेटा, एक मॉलिक्यूल किस में चला गया +2 में, दूसरा मॉलिक्यूल किस में चला गया, ये एक चला गया बेटा +2 में, दूसरा किस में चला गया -2 में, ये माइनस है यहाँ पे बेटा, -2 है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल। जब एक ही मॉलिक्यूल को क्या होती है, एक ही एलिमेंट को, एक ही जो एक इसमें एलिमेंट है कार्बन, उसको एक मतलब ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, उसको बेटा क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, अगर आपको कोई कहेगा इनका इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा, इसका बेटा क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट लेट m, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें बेटा इसमें कितनी चेंज आ गई, अब अभी कहा आपको 0 से कहाँ चला गया है 2 में, तो कितनी चेंज आ गई इलेक्ट्रॉनों की, 2, तो m/2।
तो इसमें इसमें भी यही क्या फर्क है, ये प्लस माइनस का फर्क है। ये भी कितना आ गया 2, तो इसका ये क्या आ गया ऐड, तो इसका क्या आ गया बेटा इक्विवेलेंट वेट इसका इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल का, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2 नीचे और m कितना हो गया 2m, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा इक्विवेलेंट वेट इस मॉलिक्यूल का क्या आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अभी ये और मैं सिखाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यही कुछ है कि जो मैंने कहा कि इसमें अभी वही मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालनी है, बड़ी बड़ी रिएक्शंस जो है, और इसमें ये भी सीखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कोई स्ट्रांग है, क्यों कोई वीक है, क्यों कोई एक्ट करता है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें अब और चलेंगे इसमें, अगर इसको एग्रीगेट ही मैं करूंगा, 1-2 लेक्चर में 2-2 घंटे के लेक्चर बनाऊंगा, तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए शुक्रिया, थैंक्स।